नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में। कुछ पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे, जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें और बिल्कुल कॉपी और पेन अपने पास में रखें। आपको जहां भी लगता है कि मुझे इस फैक्ट को लिख लेना चाहिए, आप बिल्कुल उसको नोट डाउन करते चलेंगे। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बाद महत्वपूर्ण खेल टूर्नामेंट्स से जुड़े न्यूज हैं। इसमें फीफा अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेशनल गेम्स 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। इसके अलावा कुश्ती विश्व चैंपियनशिप हुआ है, तो बहुत सारे टूर्नामेंट है, उन पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा चर्चित खिलाड़ी जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये तीनों सेक्शन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। महत्वपूर्ण पदाधिकारी, महत्वपूर्ण खेल टूर्नामेंट्स और चर्चित खिलाड़ी। चलिए, तो बिना विलंब किए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक में। पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण पदाधिकारी। तो सबसे पहले हमारी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भारत के 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। इसको याद रखिएगा, क्रम याद रखिए। भारत की 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। सामान्य क्रम इनका कितना है? 15वां है। यदि इनके शपथ ग्रहण की बात करें तो इन्हें शपथ दिलाया गया है हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। 48वें मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या था? एन.वी. रमन्ना, इन्होंने इन्हें शपथ ग्रहण दिलाया है। ठीक, तो ये बेसिक फैक्ट है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के बारे में। दूसरे नंबर पर हमारे पदाधिकारी हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। ये हैं भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति। 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं और इन्हें शपथ दिलाया गया है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक, तो याद रखिएगा, इनको शपथ किसने दिलाया? एन.वी. रमन्ना, जो हमारे 48वें क्रम के राष्ट्रपति थे। और जगदीप धनखड़ जी को किसने शपथ दिलाया? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का भाग 5 जो है ये केंद्रीय शासन से संबंधित है। भाग 5 ये केंद्रीय शासन से संबंधित है। तो इसमें भाग आता है, इसी का पार्ट है राष्ट्रपति। इसी का पार्ट है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान आपको भाग 5 में ही देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के प्रशासन की संपूर्ण कार्यपालिक शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो भारत का कार्यपालिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताता है। कार्यकारी शक्तियां यानी प्रशासन को चलाने के लिए जो उसमें शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को, उनके बारे में बताता है अनुच्छेद 53। इसके अलावा अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है कौन? अनुच्छेद 54। इसमें बताया गया है कि सभी लोकसभा सदस्य, ठीक है, जो निर्वाचित हैं, निर्वाचित लोकसभा सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, इसके अलावा विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये निर्वाचन में भाग लेंगे। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी, यहां के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, वो इनके निर्वाचन में भाग लेंगे।
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये सारे प्रावधान आपको दिखेंगे अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 55 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ये बताता है। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपना पद त्याग सकता है, ये सारी चीजों के बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए व्यक्ति की, इनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 बताया है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, इसके संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो इसमें बहुत सारी शर्तें हैं। आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में लाभ का पद, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है लाभ का पद, जिसमें संसदीय सचिव का जो पद है, ठीक है, आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में झारखंड में ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है लाभ का पद। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार होगा वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। और लाभ का पद अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि झारखंड में जो सीएम है ना, उन्होंने जो संसदीय सचिव बनाए हैं, ठीक है, उसको लाभ का पद करार दे करके उन्हें पद मुक्त करने की बात कही गई है। क्योंकि प्रावधान ये कहता है कि जो भी विधानसभा सदस्य होगा वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और संसदीय सचिव का जो पद है उसको लाभ का पद माना जा रहा है। ठीक, चलिए अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसमें दिलाते हैं CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायपालिका के जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 62 बताता है राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन, यानी यदि किसी कारण से मृत्यु या पद त्याग के कारण राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो उस समय उस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जो है ये कराए जाने हैं। ठीक है, तो उसकी रीति क्या होगी इसके बारे में अनुच्छेद 62 के अंतर्गत बताया गया है। तो ये सारे आर्टिकल आपने पढ़े हैं, मैं बिल्कुल एकदम सतही तौर पर जा रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आपकी तैयारी हो गई होगी, तो आप यहां से केवल रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का पद निर्वहन करने के बारे में प्रावधान दिया गया है ना। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की जो शक्ति है इसके बारे में प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद अनुच्छेद 71 है जिसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और यह जांच किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है। किसी भी प्रकार के आयोग को जांच करने की शक्ति नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट खुद जांच करता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका समाधान कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके बाद अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किस अनुच्छेद की शक्ति के कारण या किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति के कारण राष्ट्रपति मृत्युदंड को कम करके उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है, तो वो अनुच्छेद 72 होगा। इसके बाद अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है ये कार्यपालिका का काम करेगी, जिसका प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। हालांकि प्रधानमंत्री के पद के बारे में आर्टिकल 75 में बोला गया है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो मंत्रियों का गठन या मंत्रिपरिषद का गठन जो है कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक,
अगला है आर्टिकल 78। अच्छा, इसके पहले 76 भी है एक, है ना, आर्टिकल 76, जिसमें अटॉर्नी जनरल के संबंध में प्रावधान है। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 78 है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 78 में, कि जब भी राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगेगा प्रशासन से संबंधित, तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व बनता है कि वो राष्ट्रपति को वो जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 86 है। अच्छा, इसके पहले एक और आर्टिकल है 85, जिसकी शक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कौन से आर्टिकल से करता है? लोकसभा को भंग आर्टिकल 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा। इसके बाद आर्टिकल 86 है 86, सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो किसी भी सत्र के प्रारंभ में, ठीक है, या सदन के प्रारंभ में अभिभाषण करता है। इस अभिभाषण करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को किस आर्टिकल से मिलती है? तो संविधान के अनुच्छेद 86 से हमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 123 में संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, जिस समय संसद के किसी भी सदन का सत्र ना चल रहा हो या लोकसभा अस्तित्व में ना हो और विधि बनाना उस समय संभव ना हो, तो उस समय लोक महत्व के मुद्दे को देखते हुए राष्ट्रपति किसी नियम के द्वारा, जिस नियम को हम क्या बोलते हैं? अध्यादेश। इस अध्यादेश के द्वारा एक नियम बना सकता है जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 माह और 6 सप्ताह की होती है। याद रखिएगा, ठीक है, कुल मिलाकर ये अवधि जो है 6 माह और 6 सप्ताह होता ये है असल में, कि 6 माह तक का टाइम दिया जाता है कि भाई 6 महीने तक जो लोकसभा का जो सत्र रहेगा, है ना, वहां से 6 माह के भीतर उस अध्यादेश के नियम बन जाने चाहिए। लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो उस स्थिति में 6 सप्ताह का समय और दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 6 माह और 6 सप्ताह का समय मिलता है अध्यादेश को विधि के रूप में परिणित करने के लिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो अनुच्छेद 123 याद रखिएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1, 2, 3 में। और यही राज्यपाल की अगर शक्ति पूछता है तो याद रखिएगा 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 143 है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को यदि लगता है कि उसे किसी विषय पर विधिक योग्यता या विधिक परामर्श की आवश्यकता है तो उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श मांग सकता है। और इसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। ठीक, इनको आपको याद रखना है। आप एक बार और देख लीजिए, आर्टिकल 52 से प्रारंभ होगा और आर्टिकल 143, वैसे ये जो भाग है ये आर्टिकल 151 तक चलता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा, आगे बढ़े। चलिए अब अगले हैं न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित। ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। ठीक है, और वर्तमान में बोलेंगे तो वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ जो है ये कार्यरत हैं CJI के रूप में। इनका कार्यकाल बहुत कम था, लगभग 2-2.5 महीने का ही कार्यकाल था उदय उमेश ललित जी का। उसके बाद 50वें न्यायाधीश के रूप में या 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री DY चंद्रचूड़ जी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आपने ये नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। इनके पिताजी जो थे वो भारत के 16वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, उनका नाम क्या था? VY चंद्रचूड़।
VY चंद्रचूड़। ठीक, ये 16वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे और इनके सुपुत्र DY चंद्रचूड़ जी ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं भारत के। तो दोनों के नाम याद रखिए, 49वां पूछेगा तो और 50वां पूछेगा तो। ठीक, 48वें कौन थे? तो मैंने अब भी जस्ट बताया, जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाई, NV रमन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो सबसे पहले अनुच्छेद 124, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में प्रावधान है। इसके बाद अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है और पुराने CJI का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो उस समय कौन पद पर कार्य करेगा, इसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 126 में किए गए हैं। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। किसी विशेष मामले के लिए जब पीठ बैठती है तो उन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक, तो तदर्थ न्यायाधीशों के संबंध में, इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान 127 आर्टिकल 127 के अंतर्गत प्रावधानित किए गए हैं। अनुच्छेद 128 जो है ये उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। बहुत सारे सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है वो भी कभी कभी उच्चतम न्यायालय की बैठकों में शिरकत करते हैं, तो उनके संबंध में प्रावधान जो है अनुच्छेद 128 में किए गए हैं। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय को दर्शाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधानित किया गया है अनुच्छेद 129 में। अभिलेख न्यायालय कहने का कारण यह होता है कि अभिलेख न्यायालय को शक्ति होती है कि वो अपनी अगर कोई मानहानि करता है या यूं कहे कि उसके खिलाफ यदि कोई बात करता है तो उसे दंडित किया जा सके। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय एक क्या है? अभिलेखी न्यायालय है। यह अनुच्छेद 129 में प्रावधानित है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की पीठ के संबंध में प्रावधान है 130 में, आर्टिकल 130 में। सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, जिसमें राज्यों के विवाद, ऐसे क्षेत्र या ऐसे विवाद जिसमें एक और भारत संघ हो और विपक्ष में बहुत सारे राज्य हों, या एक और भारत संघ और कुछ राज्य और विपरीत में या विपक्ष में कौन हो, बहुत सारे राज्य हों, तो ऐसे जब विवाद चलता है तो उन विवादों का निपटारा करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के विषय होते हैं। ये आर्टिकल 131 में वर्णित है, 131 में वर्णित है। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें होती हैं, ठीक है, जिनके कुछ ऐसे निर्णय होते हैं उच्च न्यायालय के जिनसे उच्चतम न्यायालय जो है वो सब्जेक्ट्स को मंगाता है, तो अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 132 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 132 और 133 ये अपीलीय न्यायालय घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद अनुच्छेद 134 है जिसमें उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ये 3 आर्टिकल हैं, 32, 33 और 34। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक अपीलीय कोर्ट बताया गया है। अपील करने का मतलब होता है कि जैसे निचले कोर्ट के फैसले से आप असंतुष्ट हैं तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। तो 3 मामले हैं, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में, कुछ मामले बोल दिया है, इसके अलावा सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में, सभी प्रकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? एक अपीलीय
न्यायालय होगा। ठीक, चलिए अनुच्छेद 135 यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग, तो ये अनुच्छेद 135 के अंतर्गत वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद 137 ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 138 है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि ये करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, संसद को अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 139 चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर किसी सब्जेक्ट को ट्रांसफर करना। इसके बाद अनुच्छेद 140 है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां, सहायक शक्तियों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 140 में। अनुच्छेद 141 जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी कोर्ट्स पर लागू होगा, ये प्रावधान है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 142 में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश हैं वो गवाह की तरह, आपने सुना होगा कि फलाना केस में ये हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, तो वो जो जजमेंट है वो रिकॉर्ड की तरह यूज में लाए जाते हैं, वो रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये इसके आदेशों को गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुच्छेद 143 अभी जस्ट राष्ट्रपति में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति, राष्ट्रपति को यदि लगता है कि मुझे किसी विषय पर विधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है या विधिक विशेषज्ञ के परामर्श की आवश्यकता है, तो उस समय वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की अर्जी कर सकता है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना, सिविल और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना, ये सारे आर्टिकल जो हैं ये आपके जुड़े हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सारे आर्टिकल याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहां से जुड़े प्रावधान आपको हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो भाग 5 के ये जो विषय हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। चलिए, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रशासन है या हमारा जो संसद है वो 3 भागों से मिलकर के बनता है। एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने जाना, लोकसभा के बारे में अब जानते हैं। देखिए, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो 17वीं लोकसभा में श्री ओम बिरला जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, जैसे कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, इसके संबंध में निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। इसके अलावा लोकसभा की शांति व्यवस्था बनाए रखना या कोई सांसद यदि आचरण के विरुद्ध, है ना, आदर्श आचरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसे उस सदन से निष्कासित कर देना, ये सारी शक्तियां भी इनके पास होती है। इसके अलावा दल बदल, आपने सुना होगा, दल बदल पर निर्णय भी कौन लेता है? यही लेते हैं। इसके अलावा यदि संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बड़ी सारी शक्तियां होती है इनके पास। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? श्री ओम बिरला जी। श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं।
वैसे ये हमारे यहाँ रीति चली आ रही है कि जो प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, जिस सदन का सदस्य है, वहां सत्ता पक्ष के नेता वही होते हैं। ये रीति चली आ रही है हमारे यहाँ। तो लोकसभा में है हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं, तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो श्री अधीर रंजन जी जो है ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा के अध्यक्ष, देखिए असल में अध्यक्ष नहीं होता, सभापति होते हैं यहां, सभापति। ठीक, तो सभापति कौन है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति। तो उपराष्ट्रपति जो हैं ये हमारे कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी, और ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। श्री हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, और हमारे दिमाग में रहता है क्या? सभापति। तो हम सोचते हैं कि भाई ये इनडायरेक्टली कठिन करके पूछ रहा है, इसलिए हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं और सभापति वाले ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपसभापति। तो उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह जी। श्री पीयूष गोयल जो हैं ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो ये तथ्य है राज्यसभा से संबंधित। तो राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्री के वेणुगोपाल ये भारत के महान्यायवादी हैं। मैंने कहा था आर्टिकल 76 में इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान होते हैं। ये देश का सबसे बड़ा वकील माना जाता है इनको, ठीक है, देश के सबसे बड़े वकील, देश के सबसे बड़े विधिवेत्ता होते हैं ये तत्कालीन समय में, जब तक पद पर होते हैं भाई। ठीक, तो देश के सबसे बड़े विधिवेत्ता कौन, या भारत के महान्यायवादी कौन? श्री के वेणुगोपाल जी। उनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल के पद की बात की गई है। तो तुषार मेहता जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, और श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कौन है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। याद रखिएगा CAG से प्रावधान जो है, इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के 148 से 151 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 148 से 151 तक के प्रावधान किससे संबंधित है? CAG से, कैग से संबंधित है। और वर्तमान में भारत के CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहले LG थे ये, आपको याद होगा, ठीक है, जब उसे अलग से बनाया गया था राज्य, है ना, जब उससे विशेष दर्जा हटाया गया था जम्मू कश्मीर का। चलिए ये देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनके बारे में बातें लिखी हुई हैं। चलिए 8 अगस्त 2020 को इन्होंने पद ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी सेना पर। सेना में सबसे बड़ा पद वर्तमान में कौन है? आपको पता होगा CDS का पद, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें हमारे पहले CDS कौन थे? स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी थे, ठीक। दूसरे CDS कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान बने हैं, ठीक है। जनरल अनिल चौहान जो हैं ये वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अब थल सेना प्रमुख की यदि बात करें तो जनरल मनोज पांडे जो हैं ये वर्तमान में सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल VR चौधरी जो हैं ये वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं।
इसके बाद जल सेना या नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार जो है ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। तो नाम याद रखिएगा। सीडीएस कौन है तो अनिल चौहान जी हैं। थल सेना प्रमुख कौन है तो मनोज पांडे जी हैं। वायुसेना प्रमुख तो वी आर चौधरी, एयर मार्शल वी आर चौधरी जो है ये वायुसेना के प्रमुख हैं। और नौसेना प्रमुख कौन है तो आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार जो है ये नौसेना के प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर है ना, ये सीडीएस रक्षा विभाग का वेबसाइट है। जनरल अनिल चौहान, सीडीएस एंड सेक्रेटरी डीएमए। इसके बाद ये देखिए india.gov.in का वेबसाइट है। यहां पर सीडीएस यहां दिखा हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और ये हैं वायुसेना प्रमुख। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाया जा रहा है। चलिए भाई अब आते हैं साइंटिस्ट लोग के ऊपर। तो देखो दो डिपार्टमेंट है जिनको बहुत ज्यादा पूछता है, एक डीआरडीओ और एक इसरो। चलिए तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। इसके अलावा सचिव हैं ये अंतरिक्ष विभाग के और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके अलावा इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में, याद रखिएगा इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। समीर वी कामत, ठीक है, श्री समीर वी कामत जी जो हैं ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अध्यक्ष कौन है, श्री समीर वी कामत जी। इसके बाद डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अभी भारत के द्वारा एक मिशन जो है वो सूर्य पर भेजा जा रहा है, जैसे चांद पर भेजा था ना हमने चंद्रयान को, वैसे ही सूर्य पर भेजा जा रहा है एक मिशन। तो उसके लिए जो मिशन चलाया जाएगा उसका नाम है आदित्य L1, याद रखिएगा आदित्य L1 ये मिशन का नाम रखा गया है। इस मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जो है ये आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हैं, ठीक। इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है भाई, इसरो के द्वारा ये चलाया जाएगा मिशन। इसके बाद जी सतीश रेड्डी जी जो हैं ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं। पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, आपको याद होगा 2 साल पहले ये डीआरडीओ के अध्यक्ष थे और वर्तमान में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं, जी सतीश रेड्डी। तो 4 नाम याद करने हैं यहां से, इसरो के अध्यक्ष, डीआरडीओ के अध्यक्ष, आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। तो सबसे पहले इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, डीआरडीओ के अध्यक्ष तो डॉक्टर समीर वी कामत इनका नाम है। इसके बाद जो आदित्य L1 मिशन है उसके प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम जी हैं। इसके बाद जी सतीश रेड्डी जो हैं ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन उठाता है पीएससी और डायरेक्ट पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आयोग। जो 4 हमारे यहां प्रमुख आयोग हैं उसके मुखिया का नाम पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग की बात करें तो विजय सांपला जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला जी हैं। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष यानी एसटी आयोग के अध्यक्ष तो हर्ष चौहान जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है भाई, ठीक है।
क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये अभी हाल ही में गठित किया गया है। ठीक, 102वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा। 102वां संविधान संशोधन जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग से ही संबंधित था। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। तो हंसराज गंगाराम अहीर जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं और 102वां संविधान संशोधन जो है ये संबंधित है किससे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है, एनसीबीसी जिसको हम बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इससे संबंधित है 102वां संविधान संशोधन। चलिए, तो हंसराज गंगाराम अहीर, तो नाम याद रखना है चार ठो। सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। अनुसूचित जनजाति आयोग तो हर्ष चौहान। अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। इसके बाद एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 102वां संविधान संशोधन, हंसराज गंगाराम अहीर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वित्तीय संस्थान। ठीक है, तो वित्तीय संस्थान में सेबी को बहुत बार पूछा गया है। सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये देखिए सेबी का वेबसाइट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको कहा जाता है, सेबी को। ठीक, सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बिच। ये देखिए यहां पर बुच है ना, माधवी पुरी बुच अध्यक्ष हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के। नाम याद रखिएगा, माधवी पुरी बुच। ये कौन है? ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। इसके बाद नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक, NABARD, ठीक है, नाबार्ड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं KV साजी। ठीक है, KV साजी जो हैं ये बने हैं क्या? अध्यक्ष नाबार्ड के। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक सूचना आयोग, एक निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में यशवर्धन सिन्हा और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री राजीव कुमार। ठीक, ये देखिए ये वेबसाइट है केंद्रीय सूचना आयोग। यहां पर श्री YK सिन्हा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। नाम याद रखिएगा, यशवर्धन सिन्हा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहां पर शायद थोड़ा सा आपको ना दिख रहा हो सकता है, अब दिखेगा। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, तो दोनों नाम याद रखिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन? यशवर्धन सिन्हा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण आयोग है, उसके अध्यक्ष लोग को याद रख लीजिए, जिनमें पहला नाम है ऋतुराज अवस्थी का। ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो विधि आयोग के अध्यक्ष आपको पूछता है, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। इसके अलावा अशोक कुमार माथुर ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 7th पे जिसको हम बोलते हैं ना सरकारी नौकरी में, 7th पे कमीशन, तो 7th पे कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक कुमार माथुर जी बने हैं। उसके बाद NK सिंह या नंद किशोर सिंह ये बने हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह या नंद किशोर सिंह जो है इसके अध्यक्ष है। तो 3 नाम याद करने हैं, ऋतुराज अवस्थी, अशोक कुमार माथुर और नंद किशोर सिंह। ऋतुराज अवस्थी जो हैं, ऋतुराज अवस्थी ये विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, 22वें विधि आयोग के।
अशोक कुमार माथुर जो हैं ये 7th पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। और एनके सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष। आर्टिकल 280 याद होगा आपको, आर्टिकल 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के पदाधिकारी हैं जिनमें एक नाम आता है परमेश्वरन अय्यर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है। पहले जो योजना आयोग हुआ करता था उसको बदल करके नीति आयोग नाम कर दिया गया है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो आपको प्रधानमंत्री से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, है कि नहीं। ये नहीं पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो पूछ चुका है, पुराना क्वेश्चन है वो, है ना। अब पूछेगा कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है और वर्तमान में CEO कौन है। ठीक है, पहले CEO का नाम सुना होगा आपने, सिंधु श्री खुल्लर जी का। ठीक, चलिए, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, देखिए उपाध्यक्ष का नाम याद रखना है आपको और नाम याद रखना है इसके CEO का। तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जो है ये वर्तमान में उपाध्यक्ष है, हाल ही में नियुक्ति हुई है। ठीक है, बहुत पुराना न्यूज नहीं है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान में CEO कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वरन अय्यर। ठीक, चलिए, तो 2 नाम याद रखने हैं, परमेश्वरन अय्यर और सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जबकि परमेश्वरन अय्यर जो है वो नीति आयोग के वर्तमान CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 नाम और याद रखना है ना। एक NJ ओझा, ये हाल ही में मनरेगा के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। और आलोक कुमार जो है ये SBI के MD हैं। ये दोनों नाम आप चाहें तो याद रखें, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है इसको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक नाम है PT उषा का। क्यों चर्चा में है, तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, PT उषा जी को। या नाम याद रखिएगा, PT उषा जी जो है ये धावक हैं, रही हैं अपने समय में। ठीक है, धावक रही हैं और इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा नीरज चोपड़ा, ये तो अभी कई बार आएंगे नाम, ठीक है, इनका नाम कई बार आएगा। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये एग्जाम अभी, ये किसी एग्जाम में ना हाल ही में जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हुआ है उसमें किसी में इसको पूछा गया था, तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा जो है ये स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिलीप तिर्की, ये भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान रहे हैं, पहले भारतीय हॉकी के कप्तान थे और इन्हें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। दिलीप तिर्की याद रखिएगा, ये है दिलीप तिर्की जी। दिलीप तिर्की को ये भारतीय पूर्व कप्तान रहे हैं और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब एक नाम है युवराज सिंह का, ये क्रिकेटर रहे हैं, 6 छक्का स्टुअर्ट ब्रॉड को याद होगा वर्ल्ड कप में मारा था इन्होंने 2007 वाले। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। ठीक है, जो नेत्रहीनों के लिए वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 विश्व कप, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह, नाम याद रखिएगा। चलिए, अब एक नाम आता है पंकज त्रिपाठी का, कालीन भैया नाम सुने हो, हाँ। तो भारत के निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन इन्हें नियुक्त किया गया है। तो भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में किसे चुना गया है, तो पंकज त्रिपाठी को चुना गया है।
और के सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, के सुब्रमण्यम ये IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रहे हैं अर्थशास्त्र के, और इन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है IMF के सुब्रमण्यम। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक नाम मिलेगा आपको शंकर सुब्रमण्यम, शंकर सुब्रमण्यम, और एक नाम मिलेगा, हाँ ये तीन नाम मिलेंगे, दो नाम मिलेंगे, है ना, एक शंकर सुब्रमण्यम और एक के सुब्रमण्यम। तो शंकर सुब्रमण्यम जो है ये आदित्य L1 मिशन वाले हैं भाई, आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक, और के सुब्रमण्यम जो है ये IMF से संबंधित है, IMF से, ठीक है। इसके प्रधान निदेशक या कार्यकारी निदेशक जो है इनको नियुक्त किया गया है। चलिए अब आते हैं खेलों पर। खेल, और खेल में जितने अलग अलग टूर्नामेंट हुए हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे टेनिस से। टेनिस में 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, आपको पता होगा। इन चारों को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और इनमें नाम क्या क्या होते हैं, इनके आयोजन का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर होता है विंबलडन, और अंत में होता है US ओपन। ठीक है, तो ये इनके आयोजन का क्रम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर US ओपन। ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस में, जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और इनमें से ये जो विंबलडन है, विंबलडन, ठीक है, इसे द चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, द चैंपियनशिप। तो द चैंपियनशिप के नाम से जाना जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट कौन है? तो विंबलडन जो है ये है। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये 4 इवेंट हैं, मैंने बताया, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। ये इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं। जनवरी के महीने में आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन दिखेगा, जनवरी फरवरी में। फिर मई जून के आसपास आपको फ्रेंच ओपन दिखेगा। उसके बाद अगस्त के आसपास आपको विंबलडन दिखेगा, और अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलता है US ओपन, नवंबर दिसंबर बोल दीजिए, है ना। तो ये 4 हैं और वर्ष में इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ये प्रारंभ इसी क्रम में नहीं हुए हैं। प्रारंभ सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो विंबलडन जो है ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ है। इसके बाद US ओपन, ठीक है, विंबलडन, फिर US ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और अंत में चालू हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये 4 हैं, ये इनके चलने का क्रम है। वर्ष 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में कि इनके प्रारंभ होने का क्रम क्या था, और उस समय जो वीडियो देख करके गया होगा बच्चा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है, उनसे तो ये क्वेश्चन बना होगा, लेकिन बाकी लोग से ये नहीं बना होगा। उन्होंने इस क्रम को समझा होगा। क्वेश्चन बहुत सारे मित्र हैं जो इस क्रम को लगा करके आए हैं, तो वो गलत है। विंबलडन सबसे पहले 1877 में चालू हुआ, US ओपन 1881 में, 1891 में फ्रेंच ओपन, और फिर उसके बाद 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन चालू हुआ है। तो ये 4 अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं। ठीक, और कहां पर खेली जाती हैं? तो देखिए, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, ये दोनों हार्ड क्ले पर खेली जाती है, हार्ड सरफेस पर खेली जाती हैं। इसके बाद मिट्टी पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और घास पर खेला जाता है विंबलडन। ठीक, चलिए, तो ये इनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं, ये अपने को याद रखने हैं। ठीक, ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, और यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो टेनिस ग्रैंड स्लैम विनर्स सिंगल्स में देखिए, मेंस सिंगल और विमेंस सिंगल दोनों हैं। अब इनको हम ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, है ना, पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर US। जिस क्रम में ये आयोजित होता है उसी क्रम में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता, तो इसमें
एकल में जीता है किसने? राफेल नडाल ने। स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी पूछता है कई बार, है ना, कि फलाना व्यक्ति या फलाना खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। तो राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। तो याद करने में तो दिक्कत है ही नहीं। क्यों? ऑस्ट्रेलियन ओपन है और महिला एकल में एक ऑस्ट्रेलियन ने जीता है। नाम क्या है? एशले बार्टी है, ऑस्ट्रेलिया से है और एशले बार्टी उसका नाम है। तो महिला एकल में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। राफेल नडाल जो है ये कहां के हैं? स्पेन के। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? अभी लास्ट में जब एक साथ लिस्ट देखेंगे ना तो और अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंच ओपन 2022 है। फ्रेंच ओपन 2022 भी जीता है किसने? राफेल नडाल ने पुरुष एकल में, और महिला एकल में जीता है ईगा स्वियाटेक या ईगा स्वेतिक ने, ठीक है। ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है, स्वियाटेक, तो टेंशन मत लेना, वही है भाई, ठीक है। यहां पर हिंदी में रूपांतरण के कारण वो बदल गया है नाम, लेकिन असल में इनका नाम क्या है? ईगा स्वियाटेक, पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब। इसके बाद विंबलडन ओपन है 2022, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने विंबलडन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद महिला एकल की अगर बात करें तो एलेना रायबिकाना, इन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है और ये कहां की खिलाड़ी है? तो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अमेरिकन ओपन 2022, ठीक है, यूएस ओपन ऐसा भी दे सकता है इसको, यूएस ओपन 2022, इसके विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्काराज गॉर्फिया, ठीक है। नाम कठिन है, याद करना है बस, कार्लोस, ठीक है, पढ़े हो ना कार्लोस, हाँ। तो कार्लोस अल्काराज गार्फिया, ये भी स्पेन के खिलाड़ी हैं, जहां से अपने नडाल आते हैं वहीं से गॉर्फिया भी हैं और इन्होंने यूएस ओपन 2022 जीता है। ये देखो फिर से आ गई ईगा स्वियाटेक, ठीक है, फ्रेंच ओपन भी जीता और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है अमेरिकन ओपन, ठीक। चलिए तो एक बार सबको मिला करके देख लो। ये देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? पुरुष सिंगल में राफेल नडाल और महिला एकल में एशली बार्टी, ठीक। फ्रेंच ओपन की बात करें तो राफेल नडाल ने जीता और ईगा स्वियाटेक, देखो अजीब सा लिखता है इनका नाम, ठीक है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। विंबलडन की अगर बात करें तो नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और महिला एकल में एलेना रायबाकीना, कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। और यूएस ओपन की अगर बात करें तो कार्लोस अल्कारेज गॉर्फिया, स्पेन के खिलाड़ी हैं और महिला एकल में जीता है ईगा स्वियाटेक ने, ईगा स्वियाटेक, ठीक। चलो तो अब बिल्कुल इसको आंख बंद करके याद करना है अपने को, ठीक। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता, एशली बार्टी ने जीता, एशली बार्टी, ठीक। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन फिर से राफेल नडाल ने जीता और महिला में जीता है ईगा स्वियाटेक ने, ईगा स्वियाटेक। तीसरी जो प्रतियोगिता है वो है विंबलडन और विंबलडन जीता है नोवाक जोकोविच ने, नाम देखा आपने, नोवाक जोकोविच, फोटो भी देखा होगा। और महिला एकल में जीता है किसने? तो नाम देखा आपने, नाम क्या है इनका? रायबिकीना, ठीक है, एलेना रायबाकीना, कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। अंत में आएगा यूएस ओपन, तो यूएस ओपन किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज गॉर्फिया ने। और महिला एकल में किसने जीता? तो फिर से जीता है ईगा स्वियाटेक ने। ईगा स्वियाटेक कहां की खिलाड़ी हैं? तो ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्काराज गॉर्फिया कहां के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच कहां के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल कहां के खिलाड़ी हैं? ये भी स्पेन के खिलाड़ी हैं। एशली बार्टी कहां की खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की। और एलेना रायबाकीना कहां की खिलाड़ी हैं? तो ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। बस इतने ही नाम तो याद करने थे आपको, हो गया याद। बहुत आसान है, बहुत आसान है, याद करना है बस।
ठीक, दिमाग में रखिएगा और सोते समय बिल्कुल उसको मेमोराइज करते रहिएगा। चलिए, तो महत्वपूर्ण खेल टूर्नामेंट सबसे पहले देखेंगे हम लोग फीफा विश्व कप कतर 2022। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी, लेकिन ठीक है आज और एक बार पढ़ लेते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो इसका आयोजन हुआ है कतर में। ठीक, कुल 32 टीमों ने भाग लिया है, 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेता रहा अर्जेंटीना और उप विजेता रही कौन सी टीम? फ्रांस की टीम। तो विजेता कौन? अर्जेंटीना, अपने मेस्सी भैया की टीम हरे भाई, है ना। और फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने जीता है ये खिताब। ठीक है, फ्रांस में भी एक बहुत जोरदार खिलाड़ी हैं, नाम क्या है? कालियन एम्बाप्पे। अभी नाम आएगा दोनों जन का, मेस्सी का नाम आएगा और एम्बाप्पे का नाम आएगा, दोनों का नाम, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट में। चलिए, इस प्रतियोगिता के शुभंकर कौन है? तो नाम याद रखिएगा, लाइव। ये है लाइव का मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, यानी बहुत शानदार दर्जे का खिलाड़ी। ठीक, ये देखो, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव, ये तीनों अपने को याद रखना है। तो गोल्डन बूट किसको मिला? कालियन एम्बाप्पे को, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल किसको मिला? लियोनेल मेस्सी को, कहां के खिलाड़ी? अर्जेंटीना के खिलाड़ी। और गोल्डन ग्लव किसको मिला? एमिलियानो मार्टिनेज को, ये भी कहां के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। तो ये तीनों को याद रखना है भाई, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव, ये तीनों। तो गोल्डन बॉल किसको मिला? लियोनेल मेस्सी को। गोल्डन बूट किसको मिला? कालियन एम्बाप्पे को। गोल्डन ग्लव किसको मिला? तो एमिलियानो मार्टिनेज को। चलिए, अब आते हैं अगले टूर्नामेंट में। अगला टूर्नामेंट टोक्यो पैरालंपिक 2020। देखो, बहुत दिन हो गया, मैं भी मानता हूं इस टूर्नामेंट को, लेकिन यहां से क्वेश्चन आने की संभावना अभी भी है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं हुए हैं, तो अपने पास पढ़ने के लिए ये भी है। ठीक, पैरालंपिक देखिए, ये आयोजन कहां हुआ? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। जैसे ही ओलंपिक्स खत्म हुए तुरंत चालू हो गया पैरालंपिक। शुभंकर क्या था? सोमिटी, नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? सोमिटी या सोमाइटी। ठीक, शीर्ष 5 पदक विजेता देश कौन कौन से हैं? या शीर्ष पदक विजेता 3 के नाम याद रखिए, 5 याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले नंबर पर रहा चीन, दूसरे पर ब्रिटेन और तीसरे पर अमेरिका। ठीक, भारत के संपूर्ण पदक की बात करें, संपूर्ण प्रदर्शन की, तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19 पदक, जिसमें 5 गोल्ड है, 8 रजत है और 6 कांस्य पदक है। तो स्वर्ण पदक 5 कौन कौन से, किन्ने किन्ने जीता है? तो अवनी लेखरा, ये एयर राइफल से संबंधित है, शूटिंग से। सुमित अंतिल, ये जेवलिन थ्रोवर हैं। मनीष नरवाल, ये पिस्टल से संबंधित हैं, ये भी शूटिंग वाले हैं। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो 2 हमें शूटिंग में आया, 2 बैडमिंटन में आया और 1 जो है वो जेवलिन थ्रो में आया है। ये देखिए, ये जेवलिन थ्रो में आया है। ठीक, अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, ये शूटिंग वाले हैं। ठीक, तो 5 नाम याद करने हैं जिनने जीता है क्या? गोल्ड मेडल। 1 अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, ये दोनों शूटिंग से संबंधित है। कौन कौन? अवनी लेखरा, मनीष नरवाल। इसके बाद बैडमिंटन के 2 लोग हैं, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत, ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और 1 है सुमित अंतिल, जो जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं। तो इन 5 खिलाड़ियों को मिला है गोल्ड मेडल, गोल्ड विनर हैं भाई हमारे लिए। ठीक, चलो, अब अगला टूर्नामेंट है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। कहां आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। 8वां संस्करण था, याद रखिएगा, 8वां T20 वर्ल्ड कप था। ठीक है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान को बहुत मजा लिए थे हम लोग, है ना। पाकिस्तान को हरा दिए और पाकिस्तान एक समय हमारे जीतने की उम्मीद कर रहा था, जिता देना ऐसा करके। ठीक है, चलो, तो संस्करण 8वां संस्करण था। मेजबान कौन? ऑस्ट्रेलिया।
शामिल टीमें कितनी हुई? तो 16 टीमों ने T20 वर्ल्ड कप में भाग लिया है, 16 टीमें। विजेता कौन रहा? इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने यह प्रतियोगिता जीती, किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान तबोले लहसते घसीटते पहुंची गया था, है कि नहीं पाकिस्तान। तो इंग्लैंड जो है ये विजेता बना, पाकिस्तान को हराया इसने फाइनल में। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन की अगर बात करें तो विराट कोहली ने 296 रन बनाए, 296 रन बनाए। और T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ा था पिछले इसी वर्ल्ड कप में, याद रखिएगा। ठीक, सर्वाधिक विकेट की अगर बात करें तो वानिंदु हसरंगा, इन्हें 15 विकेट मिले थे पूरे टूर्नामेंट में। प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन को घोषित किया गया। सैम करन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और सर्वोच्च स्कोर राइली रूसो, 109 का स्कोर इन्होंने बनाया था, शतक मारा था। ठीक, चलिए, तो ये कुछ फैक्ट हैं T20 वर्ल्ड कप के, ये याद रखिएगा। ये देखिए इंग्लैंड विजेता टीम है। ठीक है, ये अपना जॉस बटलर, खूब पीटता है यार ये आदमी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है, अभी देखेंगे आगे, है ना। आयोजित हुआ कहां? बुल्गारिया के सोफिया में। बुल्गारिया एक देश है जिसमें सोफिया नाम का शहर है, जहां पर यह आयोजित किया गया। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 4 रजत हैं और 11 कांस्य है। इसमें ये जो गोल्ड मेडल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोल्ड मेडल जीता है अमित पंघाल ने, नाम याद रखिएगा, अमित पंघाल, ये गोल्ड मेडल विनर है। ठीक, टूर्नामेंट में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी अभी तक जब से चल रहा है ये टूर्नामेंट अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी साल भारत ने किया है। ये देखिए, ये विनर है। ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, यही गोल्ड मेडल है। 53 किलोग्राम की कैटेगरी में अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी व्हाइट कलर में जो लिखा है ये रजत पदक है और बाकी के कांस्य पदक हैं। ठीक, चलिए, तो ये गोल्ड मेडल वाला का नाम याद रखिएगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल। मैंने क्या लिखा था? अमित पंघाल लिख दिया था क्या गलती से? अंतिम पंघाल है, सॉरी, है ना, ये लड़की हैं, ये अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल लड़की हैं ये, है ना। 5 बहनें हैं और ये सबसे छोटी हैं। ठीक, तो मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि इनके पिताजी ने नाम रखा था इनका अंतिम, कि भाई अब हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो इनका नाम अंतिम इसीलिए रखा गया था। चलिए, आज देश के लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। ठीक, अंतिम पंघाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 22वें राष्ट्रमंडल खेल, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसका आयोजन हुआ इंग्लैंड के बर्मिंघम में। हार्ट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है बर्मिंघम को, याद रखना, हार्ट ऑफ इंग्लैंड। इसमें कितने देश शामिल हैं? 72 देश शामिल हैं। और यहां से क्वेश्चन आता है आपको कि राष्ट्रीय ध्वजवाहक कौन बने। तो 2 बार ध्वजवाहक होते हैं, एक आयोजन जब होता है, शुरुआत जब होता है उस समय, और एक आयोजन की समाप्ति पर। तो आयोजन में ध्वजवाहन किसने किया? पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने। 2 लोगों ने, एक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, इन्होंने ध्वजवाहन किया है जब टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ उस समय। और जब समापन हुआ तो उस समय निखत जरीन मुक्केबाज हैं और शरत कमल अचंथा, अभी नाम सुना होगा आपने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है उनको, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, है ना। तो शरत कमल अचंथा और निखत जरीन, इन दोनों ने भारतीय तिरंगे को धारण किया। ठीक, तो आयोजन में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान हैं हमारे। इसके बाद जब समापन हुआ तो उस समय एक नाम आता है निखत जरीन का, मुक्केबाज हैं। ठीक है, 5वीं मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीती है भाई, अभी आगे देखेंगे इनका नाम।
है ना। मैरी कॉम जिस टूर्नामेंट को 5 से 6 बार जीत चुकी थी उसको इन्होंने जीता है, ठीक। और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंथा, ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं, याद रखिएगा। अभी 2022 का इन्हीं को मिला है। भारत के प्रदर्शन की अगर बात करें तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 पदक भारत ने जीते हैं, 61 मेडल्स जीते हैं। और भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंक क्या रही, ठीक। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे नंबर पर रहे हैं हम। भारत की पदक तालिका में कुश्ती का सर्वाधिक योगदान रहा है, कुश्ती से हमने बहुत सारे मेडल जीते हैं। चलिए ये देखो, सब गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी है। 22 नाम मिलेंगे आपको, 22, ठीक है, 22 मेडल दिखेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, कितने, 178 मेडल। इंग्लैंड ने 176 मेडल, कनाडा ने 92 मेडल। फिर आता है नाम भारत का। तो भारत ने 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए अगला है 36वां राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा गुजरात में, गुजरात में आयोजित हुआ है। और इसका जो शुभंकर है उसका नाम रखा गया है सावज, सावज। और इस प्रतियोगिता की थीम रही है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू गेम्स, ठीक है। नाम इसको, इसका थीम याद रखिएगा, क्या रखा गया है थीम, सेलिब्रेटिंग यूनिटी, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू गेम्स, ये इसकी थीम रखी गई है, ठीक। चलिए एकता के लिए खेल, हाँ, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू गेम्स। खेलों की कुल संख्या 36 रही है और कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं सबने शिरकत की है। नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं योगासन और मल्लखंब। और शुभंकर का नाम सावज, जैसे मैंने बताया, इसका मतलब होता है शावक, यानी शेर का बच्चा। ये देखिए, ये है सावज, ये सावज है, ठीक। गिर अभयारण्य का नाम सुने होंगे ना, गिर, ये कहां है, गुजरात में, उसी को इंगित करता है ये। चलिए सर्वाधिक मेडल विजेता टीमें और छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन। तो सबसे ज्यादा मेडल जीता है सर्विसेज ने, कुल 128 मेडल जीते हैं, जिसमें 61 जो हैं ये गोल्ड हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ 2 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य के साथ कुल 13 पदक जीतने में सफल रहा है। ये 2 गोल्ड मेडल किसने किसने जीता, तो आपने नाम सुना होगा अमितेश मिश्र का, जिनको अभी हाल ही में गुंडाधुर सम्मान मिला है। और दूसरा नाम मिलेगा आपको आकर्षि कश्यप का, ठीक है, बैडमिंटन की जबरदस्त खिलाड़ी है हमारे छत्तीसगढ़ की। तो ये दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है छत्तीसगढ़ से, ठीक। एक का नाम है अमितेश मिश्र और दूसरा नाम है आकर्षि कश्यप, नाम याद रखेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ का रैंक क्या रहा, तो 22वें रैंक पर रहा है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एशिया कप। एशिया कप 2022 किसने जीता, तो टीम का नाम याद रखिए बस, श्रीलंका। श्रीलंका ने ये टूर्नामेंट जीता है, ठीक। कहां आयोजित हुआ, यूएई में आयोजित हुआ था, यूएई, ठीक है, यूएई में आयोजित किया गया था। चलो थॉमस कप, थॉमस कप की भी विजेता टीम रही है भारत, ठीक है। भारत ने थॉमस कप पहली बार जीता है, ठीक है, पहली बार। ये देखिए भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। पहली बार जीता है भारत थॉमस कप। इसके पहले बिल्कुल इंडोनेशिया, नहीं तो जापान, नहीं तो मलेशिया, नहीं तो चाइना, यही 4 देश का एकदम दबदबा चलता था, ये 4 देश का। अब भारत ने उसमें एंट्री मार ली है और इंडोनेशिया तो इसको 14 बार जीता है, 14 बार जीता इंडोनेशिया,
ठीक, चलिए तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी याद रखिए बैडमिंटन से। ये जो 2022 है वो किसने जीता थॉमस कप, भारत ने जीता है। सबसे ज्यादा किसने जीता है, इंडोनेशिया ने 14 बार। ठीक, चलो अब आते हैं चर्चित खिलाड़ी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये ऐसा सेक्शन है जहां से बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो टूर्नामेंट के नाम तो आप याद रखिए, ठीक है। मैंने तो बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आपको बीच बीच में बताए हैं, जैसे अमितेश मिश्रा का भी बताया, गुंडाधुर सम्मान मिला है। आकर्षि कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके अलावा शरद कमल अचंता को ध्यानचंद पुरस्कार मिला। ऐसे बीच बीच में बताते जा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, जिन्होंने हाल में कोई टूर्नामेंट जीता है। तो चलिए सबसे पहले फुटबॉल आइकॉन पेले। ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत महान खिलाड़ी हुए हैं फुटबॉल के। पेले ब्राजील के खिलाड़ी थे और इन्होंने कई बार ब्राजील को विश्व विजेता बनाया। 3 विश्व कप में नाम आता है इनका, है ना। 3 विश्व कप में इनका नाम आता है जब ये खेले और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और इन्होंने ब्राजील को विजेता बनाया। कौन कौन से साल में, 58 में, 62 में और 70 में। 3 ऐसे वर्ष हुए जहां पर इन्होंने विजेता बनाया, विश्व विजेता बनाया है ब्राजील को। तो दिग्गज फुटबॉलर पेले का निधन हुआ। कहां के खिलाड़ी थे, तो याद रखिएगा ब्राजील के खिलाड़ी थे। कुल 92 इंटरनेशनल मैचों में 77 गोल किए थे, 77 गोल किए थे। और जब ये रिटायर हुए तो उस समय मैक्सिमम गोल स्कोरर थे, सबसे ज्यादा टॉप गोल स्कोरर थे ये। ठीक, चलिए अगला नाम है ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल जीतने वाले अनाहत सिंह का। ठीक है, अनाहत सिंह जो है ये खिलाड़ी हैं भारत की और अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। और ऐसा करने वाली वो भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं, दूसरी स्क्वैश प्लेयर है। इसके पहले जोशना चिनप्पा ने ये काम किया था, याद रखिएगा। जोशना चिनप्पा इस टूर्नामेंट को 2 बार जीत गई हैं, तो ये भी 2 बार जीत गई हैं। ठीक, ये भी 2 बार जीत गई, वो भी दो बार जीत गई। इसके अलावा दीपिका पल्लिकल 1 बार जीती हैं इसको, इस टूर्नामेंट को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला भारतीय मुक्केबाज कौन है, निखत जरीन। ये देखिए 5वीं खिलाड़ी। मैंने कहा ना मैरी कॉम ने इस टूर्नामेंट को 6 बार जीता है और निखत जरीन ने भी ये टूर्नामेंट जीता है अब। ठीक, तो निखत जो है ये गोल्ड जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला है महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ये है निखत जरीन, ये देखिए ये निखत जरीन है। एग्जाम में पूछ सकता है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निखत जरीन जो है ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला है। और कितने खिलाड़ियों ने अभी तक गोल्ड मेडल जीता है, तो 5 खिलाड़ियों ने जीता है, जिसमें मैरी कॉम, इनको ऐसे ही लेजेंड, लिविंग लेजेंड नहीं बोला जाता भाई बॉक्सिंग का, 6 बार जीती है ये गोल्ड, 6 बार गोल्ड मेडल लेके आई हैं। ठीक, इसीलिए लिविंग लेजेंड है मैरी कॉम। चलिए तो नाम क्या क्या है, तो मैरी कॉम है, सरिता देवी है, जेनी आरेल है और लेखी केसी है। ये लेखी केसी है और निखत जरीन है। तो ये 5 खिलाड़ी हुए जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो निखत जरीन ऐसा करने वाली 5वीं भारतीय है, भारतीय मुक्केबाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खिलाड़ी मिताली राज। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ठीक, मिताली राज ने 8 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महिला क्रिकेट की सचिन कहा जाता है इनको, बस। ठीक, मिताली के नाम महिला क्रिकेट में सर्वाधिक 10,868 रन है और 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। अभी तक पूरे दुनिया में कोई ऐसी महिला क्रिकेटर नहीं है जिसने 6 वर्ल्ड कप खेला हो। हमारे भारत की मिताली राज जो है इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। मिताली 201 दिवसीय मैच खेलने वाली भी इकलौती महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। 200 वनडे मैच खेली हैं ये। ठीक, चलिए ये इनके स्टैटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं। अगला नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं।
भारत के बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, इनका नाम तब आपने बहुत ज्यादा सुना होगा जब टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक प्रतिस्पर्धा से आते हैं, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। ठीक, एक प्रतियोगिता अभी हाल ही में हुई, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अमेरिका का एक यूजीन नाम का शहर है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग ये होती है OREGON। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये यूजीन क्यों लिखे हो, वहां ओरेगोन लिखा है। अरे वो ऐसा उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यूजीन जो है अमेरिका का एक शहर है, वहां पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है और नीरज चोपड़ा ने इस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। स्वर्ण किसने जीता, तो एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा। ठीक है, इन्होंने जीता है, नाम याद रखिएगा, एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन, एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा, ये है। इसके बाद डायमंड लीग फाइनल 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो डायमंड लीग किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता, लेकिन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला नाम है अंकिता गुप्ता जी का। अंकिता गुप्ता पर्वतारोहण से संबंधित हैं और छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, पर्वतारोहण करती हैं, छत्तीसगढ़ की बेटी है। और अभी 15 अगस्त के दिन, पिछले 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। ये देखिए माउंट एल्ब्रुस, इस पर इन्होंने तिरंगा फहरा दिया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि 15 अगस्त को यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली पर्वतारोही कौन है, तो नाम क्या है, अंकिता गुप्ता नाम है, छत्तीसगढ़ की बेटी है। इसके बाद BWF विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, विजेता कौन है, तो नाम याद रखिएगा, विक्टर एक्सेलमैन, ठीक है, एक्सेलसन, सॉरी, ठीक है, ये है विक्टर एक्सेलसन। कहां आयोजित हुआ ये टूर्नामेंट, तो टोक्यो में आयोजित हुआ है। यह इनका दूसरा बैडमिंटन विश्व खिताब है। इसमें नाम याद रखिएगा, BWF विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, विक्टर एक्सेलसन। इसके बाद अगली खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की, संन्यास ले लिया है, अमेरिका की खिलाड़ी हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं, अमेरिकन हैं और टेनिस खेल से संबंधित हैं। ठीक, ये दोनों बहनों का एक छत्र राज चलता था एक समय पर। ठीक, क्यों, इनके स्टैट्स आपको बता देंगे। कैरियर में कुल 73 खिताब जीते हैं, जिसमें 23 ग्रैंड स्लैम एकल है, 14 ग्रैंड स्लैम युगल हैं और 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में। ठीक, तो ये स्टैटिस्टिक्स काफी हैं इनको लेजेंड बताने के लिए। ठीक, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी टेनिस की, और सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स 2 खिलाड़ी हुए हैं अमेरिका में टेनिस की, जिन्हें लिविंग लेजेंड कहा जाता है टेनिस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चर्चित खिलाड़ी देखिए, 1 लाइनर फैक्ट है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखते हुए चलना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, पहला नाम मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है ये एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। क्वेश्चन आएगा कि एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो मनिका बत्रा। दूसरा, सूर्य कुमार यादव, हाल ही में T20 की जो ICC रैंकिंग जारी हुई है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, या पहले स्थान पर काबिज हो गए हैं सूर्य कुमार यादव। सितंबर में ये रैंकिंग आई थी, सितंबर या नवंबर में, आई थिंक, सॉरी, नवंबर में आई थी, है ना। इसके बाद PV सिंधु जो है, इन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। PV सिंधु, इन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। जयदेव उनादकट,
ये देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज। लिस्ट है क्रिकेट में भाई, है ना, रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी जब चल रही है तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी याद कर लो। रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक लिया है इन्होंने, तो जयदेव उनादकट। इसके बाद कौस्तव चटर्जी, ये भारत के 78वें ग्रैंड स्लैम है, शतरंज में होता है ग्रैंड स्लैम, याद रखिएगा। और भारत के पहले ग्रैंड स्लैम कौन बने हैं, तो विश्वनाथन आनंद, नाम जानते हैं आप, ठीक है। उनको 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पहले विजेता थे वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के। चलिए, तो कौस्तव चटर्जी किस खेल से संबंधित है, शतरंज से, और भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर है। अब ऋतुराज गायकवाड़, विजय हजारे ट्रॉफी अभी जब चल रही थी तो उसमें उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारे हैं, 7 छक्के। लिस्ट ए क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज। 7 छक्के कैसे हुए? अब आप बोलोगे सर ओवर में बॉल 6 होती है, 7 छक्के कैसे मार दिए? अरे एक नो बॉल भी थी और उस नो बॉल में भी छक्का मार दिया इन्होंने। कुल 43 रन गए हैं इस ओवर में, 43 रन, अभी तक का सबसे ज्यादा। अगला शरद अचंता शरद कमल और लियू शिवेन, ये दोनों के नाम याद रखिए, इनका नाम बार बार आएगा, अचंता शरद कमल का। ये दोनों ITTF एथलीट आयोग के संयुक्त अध्यक्ष बने हैं। अब ये ITTF क्या होता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट कमीशन के संयुक्त अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? अचंता शरद कमल, यानी शरद कमल अचंता, और लियू शिवेन, ये दोनों। इसके बाद गगनजीत भुल्लर, इन्होंने अभी हाल ही में जीव मिल्खा सिंह इनविटेशनल 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक, ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होगा, पोलो खेल से संबंधित है ये, है ना, पोलो। इसके बाद ज्योति याराजी जो हैं, इन्होंने महिला धावक हैं ये, और अभी हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाली पहली महिला धावक बनी है। ठीक, इसके बाद डी मुकेश, इन्होंने खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सन कार्लसन जो है ये वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं वर्तमान में, नंबर 1 खिलाड़ी। ठीक, वर्ल्ड रैंकिंग 1, ये देखिए WR1 लिखा है, मतलब वर्ल्ड रैंकिंग 1। इनको हराने वाले सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? डी मुकेश। इसके बाद रोजर बिन्नी, ये BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। दिलीप तिर्की, इनके बारे में मैंने बताया, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। स्मृति मंधाना, ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर है। इसके बाद विनेश फोगाट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। 2 पदक जीता इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक, चलो और कुछ खिलाड़ी हैं। सुनील गावस्कर, इनके नाम पर लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रख दिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? सुनील गावस्कर के नाम पर। ठीक, अच्छा सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। गगनजीत भुल्लर पोलो नहीं, गोल्फ के खिलाड़ी थे। ठीक है, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। चलिए वापस, कायरन पोलार्ड या किरोन पोलार्ड, ये 600 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर है। 600 T20 मैच खेला है इन्होंने। इसके बाद लिंथोई चनम्बम, ये विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व जूडो चैंपियनशिप में किसी भी वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है। ठीक है, विश्व जूडो चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है जूडो के क्षेत्र में, जूडो खेल से संबंधित है, याद रखना। इसके बाद प्रणति नायक है, ये कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। ये जिम्नास्ट हैं। ठीक है,
जिम्नास्टिक्स खेल से संबंधित हैं और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में 2 मेडल इन्होंने जीता है। इसके बाद मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? मीराबाई चानू को। ठीक है, रजत पदक जीता था इन्होंने भी। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं सौंदर्य प्रतियोगिता पर। कुछ सौंदर्य प्रतियोगिता है वर्ल्ड, जैसे आपने सुना होगा मिस यूनिवर्स, मिसेज इंडिया, ये सब है ना। तो अभी देखेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, मुझे पता है। तो 3 चीजों को हमने मेन पढ़ना है यहाँ पे, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो सबसे पहले सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया 2023 अभी हुआ नहीं है। ठीक है, 2022 ये कौन बनी है? सिनी शेट्टी। ये देखिए, सिनी शेट्टी। अब मिस वर्ल्ड और मिसेज वर्ल्ड, कंफ्यूज हो रहे थे कुछ बच्चे पिछली वीडियो में जब मैंने बताया इनको मिसेज वर्ल्ड है, तो बोल रहे सर मिस वर्ल्ड तो कैरोलिना वो बिलावस्का बनी है, आप कैसे उसको बोल रहे हो? देखो, ये मिस वर्ल्ड है, वो मिसेज वर्ल्ड, वो श्रीमती जी हैं, ये सुश्री हैं। ठीक, तो मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड की सुंदरी हैं। ठीक, इसके बाद सरगम कौशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेज वर्ल्ड 2023 ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 32 सालों के बाद कोई भारतीय मिसेज वर्ल्ड बनी है। ठीक, तो सरगम कौशल ये मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अब मिस यूनिवर्स 2021 ये कौन बनी है? हरनाज कौर संधू। और मिस दीवा यूनिवर्स, ये देखो मिस दीवा यूनिवर्स ये बन गई है, मतलब इंडिया को अब मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें कौन रिप्रेजेंट करने वाली है? तो दिविता राय ही प्रेजेंट करेंगी। ठीक है, भारत की ओर से कौन शामिल होगा? तो दिविता राय जो है ये मिस यूनिवर्स के प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हैं भारत की ओर से। तो फिलहाल ये क्या है? मिस दीवा यूनिवर्स हैं। और अगर मिस यूनिवर्स, हम तो आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि मिस यूनिवर्स ये भी बन जाए। ठीक, 2022 वाला जो मिस यूनिवर्स है ये कौन भाग ले रहा है भारत की तरफ से? तो दिविता रॉय। और मिस दीवा यूनिवर्स इन्हें चुना गया। और मिस यूनिवर्स 2021 ना, 22 नहीं, 21 में कौन बना था मिस यूनिवर्स? हरनाज कौर संधू। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम पढ़े, बहुत सारे पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा, बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में हमने जाना, बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं, मेडल कहां कहां जीता है उन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे टूर्नामेंट्स के बारे में जाना हमने, टूर्नामेंट्स के बारे में, इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानी हमने। इसके बाद हमने सौंदर्य प्रतियोगिता भी देख ली भाई, 4-5 लोगों का नाम, 5 लोगों का नाम हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए और एग्जाम में आप भूलिएगा मत इसको। ठीक, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक ला सके, इसीलिए वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, पर धैर्य रख के आप इस वीडियो को बिल्कुल सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर भूल रहे हैं तो बिल्कुल आप नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।